नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वहाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। आप जो भी एग्जाम दिलाओगे उसका सिलेबस यही रहेगा। जैसे कि आप सीजीपीएससी का दिला रहे हो या परिचारक के अंतर्गत आप देखना छत्तीसगढ़ का जो जीएस है उसमें भी दिया हुआ है और आने वाला जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती होगा उसमें भी रहेगा। यानी कि देखा जाए ओवरऑल तो छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है इनसे संबंधित हमेशा 1 या 2 अंकों का क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ पर क्या है, कैसे है। यानी कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत में और नगरीय निकाय में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना, कब हो जाएगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी, जैसे कि मैं यूट्यूब डालता हूँ, ठीक है? तो आपका फ़र्ज़ ये तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि आप बस यूट्यूब तक ही सीमित रहो। आपको अपनी पुस्तक पर भी ध्यान देना है। यानी कि आप अगर पुस्तक की ओर ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर अच्छा रहेगा। हम तो जैसे कि यूट्यूब डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ाई किया है पहले से, उसका एक टेस्ट है, समझो इस तरीक़ा से होता है, ठीक है? लेकिन मूल अगर पढ़ना है तो आपको पुस्तक को ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ या कोई भी यूट्यूबर पढ़ाते हैं, वो पुस्तक का ही देख के पढ़ाते हैं, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो या एससीईआरटी का हो, तो पुस्तक से ही सीमित रहते हैं। तो आपको भी कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे कि यूट्यूब डाल दिया, हाँ, फटाक से 1 घंटा उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप अपने पुस्तक की ओर पुनः तैयारी की ओर बढ़ जाओ। फिर से अगर कोई वीडियो आ गया तो उसको देख लो और फिर से वहाँ पुस्तक की ओर तैयारी की ओर बढ़ जाओ। तो इसी आधार पे अगर आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन कई लोग जो है सिर्फ़ यूट्यूब तक ही सीमित मत रहना, आपको दोनों चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। यानी कि पंचायती राज में 2 चीज़ हैं, एक तो है पंचायत स्तर पे होता है, एक है नगरीय निकाय। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है दोनों जगह पे हुआ है। तो सबसे पहले हम उसी को ही देखते हैं। एक को कहते हैं पंचायती राज निकाय कहते हैं, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को तैयार हुआ है बनकर, और एक है नगरीय निकाय जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 को ही हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, उन सभी के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो ये वाला लाइन है वहाँ पंचायती राज से है और ये वाला जो लाइन है वहाँ नगरीय निकाय से है। अगर आप सिर्फ इसी बस को देख लेते हो, यहाँ पर जो चार्ट बना है इसी को, तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, सब प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो संशोधन हुआ है संविधान में, 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है, और नगरीय निकाय का जो संशोधन है वहाँ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है संवैधानिक संस्था, ठीक है? तो ये जो है पंचायती राज है और ये जो है नगरीय निकाय है, ठीक है? अब सबसे पहले कोई भी जो बिल रहता है वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। ज़्यादातर जो है लोकसभा में पहले पेश करते हैं, फिर जाके राज्यसभा में पेश करते हैं, तभी जाके यहाँ नियम बनते हैं। तो सर्वप्रथम जो है लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद जो पारित कब हुआ है, 22 दिसंबर 1992 को दोनों जगह, यानी कि लोकसभा में पारित हुआ है क्या, पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो दोनों जो है लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित हो गया है। उसके बाद आता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में गया, वहाँ से जो है 23 दिसंबर 1992, और ये भी 23 दिसंबर 1992, यानी कि एक दिन के जस्ट बाद में यहाँ भी पारित हो गया। इतना समझ गए? उसके बाद जब दोनों जगह पारित होता है तो कोई भी जो बिल है वहाँ राष्ट्रपति के पास जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जैसे कि हस्ताक्षर करता है तभी जाके वहाँ कुछ नियम बनते हैं, अधिनियम बन जाते हैं। तो राष्ट्रपति ने, देखो यहाँ पर क्या है, 23 दिसंबर को जब राज्यसभा में पारित हुआ, तो 20 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित कानून है उसे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद जो है नगरीय निकाय है, इसी दिन भी इन्होंने पारित कर दिया, यानी कि 20 अप्रैल 1993 को पंचायती राज है और नगरीय निकाय को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। अब जब हस्ताक्षर कर दिया तो सिर्फ एक औपचारिक रहता है लागू करने का। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, और अप्रैल के बाद क्या है, मई, मई के बाद जो है जून, तो 1 जून को 1993 में
नगरीय निकाय को पारित किया गया। ठीक है, तो इस आधार पे याद रखना है 24 अप्रैल को और 1 जून को। ठीक है, अब मुख्य चीज संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, जिसके बाद जो है 4 और बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत 11वीं जो अनुसूची है वहाँ पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची जो है नगरीय निकाय से है। तो अभी वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 हैं, जिसमें से 11 और 12 यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कार्य हेतु विषय को। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आपको ये बताने कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय दिए गए हैं, नगरीय निकाय को कितना विषय दिया गया है। तो पंचायती राज को दिया गया है 29 विषय दिए गए हैं और एक है नगरीय निकाय जिसे 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान का जो भाग है, तो संविधान के भाग के अंतर्गत कौन से भाग में रखा गया है? इसे भाग 9 में रखा गया है, जबकि भाग 9 के क के अंतर्गत नगरीय निकाय को रखा गया है। ये हो गया भाग, उसके बाद अनुसूचियां, फिर आते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक की जो बात है वहाँ पंचायती राज से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक के जो है नगरीय निकाय तक से बात यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से मैंने जो चार्ट बताया है आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा कर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं, और मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जिस समय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? श्री शंकर दयाल शर्मा थे, और तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव थे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? तो मैंने बताया था ना कि भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जो प्रावधान किया गया है कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 में किया गया है, जबकि नगरीय निकाय का क्या है? भाग नंबर 9 के ए में या क में किया गया है। अगला है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत है? भाग बोला गया है, तो भाग के अंतर्गत क्या है? भाग नंबर 4 है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि भाग नंबर 4 क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? देखो आ गया ना यहाँ पर प्रश्न। यहाँ पर मैंने क्या बताया था? भाग नंबर 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना या गठन करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद किस में आते हैं? इसका जो आंसर जाएगा अनुच्छेद 40। देखो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कैसे होता है, जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, गांव मतलब गांव ही है, ग्राम पंचायत नहीं। मान लीजिए कुछ जनसंख्या कम है, 200-300 जनसंख्या है, लेकिन एक ग्राम पंचायत बनने के लिए इतने जनसंख्या काफ़ी नहीं है, तो फिर दूसरे गांव लेते हैं आसपास के, फिर यहाँ पर भी नहीं तो तीसरे गांव लेते हैं, तो तीनों गांव मिलाकर जो है एक ग्राम पंचायत का निर्माण करता है। तो ये ग्राम पंचायत का जो निर्माण करना है, ये वाला जो कार्य होता है वहाँ अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है, जो कि राज्य सरकार गठित करता है। अगला है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? बताना है कि पंचायती राज जो प्रणाली है वह किस पर आधारित है? तो आंसर जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि उस जगह के लोकल व्यक्ति को सत्ता का संचालन करने के लिए अधिकार को देना होता है। मान लो जब मैं एक छोटा सा गांव में निवास करता हूँ, ठीक है, अब मेरे गांव का विकास के बारे में भूपेश बघेल जी मान लो जब वो मुख्यमंत्री है, तो वो डिसाइड नहीं करेगा कि इसके गांव में यहाँ पर तालाब होगा, यहाँ पर सीसी रोड होगा, यहाँ पर गोठान होगा। ये कौन डिसाइड करते हैं? सरकार के प्रतिनिधि, है ना? तो यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा तभी जाके उनका प्रतिनिधि रहेगा, यानी कि सरपंच रहेगा। तो यही है पंचायती राज प्रणाली का मुख्य जो आधार होता है वहाँ सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ही आधारित रहता है। अगला है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो अभी जो बताया था ना वही है कि पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। जैसे कोई गांव है, अब उस गांव में 2000 की जनसंख्या है, तो उस गांव के लोगों को ही सत्ता देना है कि इसमें अपने गांव के जो हित है, अपने गांव की जो शक्ति है उसे उन लोगों को देना रहता है। अगला है
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, या रोजगार सृजित करना है, या जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना है, या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा चौथा नंबर सही रहेगा। ठीक है, क्या होता है कि जनता को विकास के कार्य में प्रशासन की जो भागीदारी होता है उनके योग्य बनाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह किससे है? सही जवाब क्या जाएगा इनका पंचायती राज से है। ठीक है, पंचायती राज से है, मैंने बताया था ना 73वां पंचायती राज से है और 74वां क्या है नगरीय निकाय से है। अगला है भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वह किनके अंतर्गत की गई है बताना है। सही जवाब क्या जाएगा इनका नीति निर्देशक सिद्धांत रहेगा। ठीक है, सी आंसर सही रहेगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपको बताना है कि जो 73वें संविधान संशोधन हुआ है उसमें कौन से अनुसूची को जोड़ी गई है? तो आंसर आ जाएगा वहाँ 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। अगर यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन बोलता है तो फिर 12वीं अनुसूची सही रहेगा। अगला है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? मान लो जो है पंचायत का एक निश्चित समय रहता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर उससे पहले कोई विघटन हो जाता है तो विघटन होता है तो उसमें कितना समय रहते हैं नए चुनाव कराने के लिए? तो आंसर देगा 6 माह के अंतर्गत। ये जो है सभी में लागू होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो 6 महीने के अंतर्गत नया राष्ट्रपति आना चाहिए। अगर जैसे कि पंचायत स्तर पे अगर सरपंच भी नहीं है तो उसे 6 महीने तक के अंतर्गत लाना रहते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मंत्री बनता है लेकिन वहाँ कोई भी संसद है लोकसभा इनका सदस्य नहीं रहता है तो उसे भी 6 महीने के अंतर्गत अपना जो सीट है उसे निर्धारित करना रहता है, यानी कि कोई ना कोई जगह से वहाँ जीत कर बनना पड़ता है सांसद या विधायक जो भी है। अगला है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ पर है? जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं में है, कि राज्य विधानसभाओं में है, कि मंत्रिमंडल में है, कि लोकसभा में है। इसका जो आंसर आ जाएगा पहला नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना, मैं थोड़ा सा अच्छे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। देखो अभी आप लोगों को पता है ना कि भारत देश में जो संविधान संशोधन हुआ है वहाँ 128वें नंबर का है, जिसके अंतर्गत महिला आरक्षण बिल को पास किया गया है। उस बिल के आधार पर 100 में से 33% महिला वहाँ पर विधायक बनेगी। जैसे कि क्या है पहले लोकसभा है और राज्यसभा, यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं था कि इतने लोगों को महिला को सीट देना है और इतने लोगों को पुरुषों को सीट देना है। तो कहाँ पर था? सिर्फ पंचायत स्तर पे। जैसे कि कोई ग्राम पंचायत है, अब उस ग्राम पंचायत में मान लीजिए 10 वार्ड है तो वो 10 वार्ड में से 3 वार्ड महिलाओं के लिए ही रखे जाते थे, 3 वार्ड, है ना? लेकिन अब जो है 33% आरक्षण के बाद ये सभी जगह होगा। और एक चीज़ और है, जैसे कि कोई मंत्रिमंडल है तो मंत्रिमंडल में भी कोई परसेंट नहीं है कि महिलाओं को देना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, कितने महिला हैं मंत्रिमंडल में? एक ही है ना, वो भी कौन से है? महिला एवं बाल विकास का। वो भी विभाग महिला एवं बाल विकास है, इसी वजह से है। तो ये क्या है 33% आरक्षण नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है वहाँ सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं तक ही सीमित है, बाकी जगह नहीं है। जैसे ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है उसके बाद जो लागू हो जाएगा तब की बात अलग है कि उसमें क्या निर्धारित होता है। 12वां नंबर का प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अब जैसे कि अभी हाल ही में हम सभी ने क्या है वोट दिया है, ये क्या है विधानसभा है। विधानसभा के बाद जो है लोकसभा चलता है, तो इसमें जो चुनाव होता है तो कौन निर्णय लेता है, कौन कार्य करता है? इसका जो जवाब आ जाएगा भारत देश के क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि वही निर्धारित करता है इस डेट में चुनाव होना है, इस डेट में मतगणना होना है। ठीक है, लेकिन अगर पंचायत स्तर पे जैसे ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो या जिला पंचायत हो, इसमें कौन निर्धारित करता है? मतलब राज्य निर्वाचन अधिकारी निर्धारित करता है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा राज्य सरकार रहेगा। पंचायत स्तर पे अगर चुनाव होता है तो राज्य सरकार निर्धारित करता है, यानी कि राज्य सरकार के जो निर्वाचन आयोग है वही निर्धारित करेगा। अगले है पंचायती राज
प्रथम प्रवर्तित किया गया। तो प्रथम जो जैसे कि क्या बोला गया है, पंचायती राज जो प्रथम बार प्रवर्तित किया गया वो कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। देखो यहाँ पर अच्छे से समझना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बलवंत राय मेहता की अनुशंसा वाली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, मतलब की गई हैं, तथा 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। कहने का मतलब यह है कि 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत। अगला है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत हो जाना भाई। 2 अक्टूबर 1959 की बात है, ये बलवंत राय मेहता की अनुशंसा वाली स्त्री स्तरीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ है, तो फिर ये सभी को पता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ है। 1993 की बात है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है। तो पहले सिर्फ ऐसे ही था, इसे जो है सिर्फ लागू किया गया था, पूरी तरह से नहीं हुआ था। अगला है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो सर्वप्रथम कहाँ पर अपनाई गई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आंसर सही रहेगा। अगला है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ पर किया गया? तो अभी जैसे बताया था ना, नागौर कहाँ पर है? ये राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जो जिले हैं वहाँ पर किया गया है। अगला है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर खालिस्तान को। क्या बोला गया है कि भारत सरकार की तरफ से सामुदायिक विकास योजना की जो शुरुआत की गई है वहाँ 2 अक्टूबर सन सन को आपको बताना है कि 1950 है कि 1951 है कि 52 है कि 53 है। सही जवाब किया जाएगा 1953 रहेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सार है वहाँ लोक भागीदारी है। अगले है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय जो समिति है ये रहेगा बलवंत राय मेहता समिति है। जैसे कि आज जो है पूरे भारत देश में लागू है, वहाँ बलवंत राय मेहता की समिति ही लागू है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, बलवंत राय मेहता की जो त्रिस्तरीय है मतलब क्या है? ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद जो है ब्लॉक स्तर पर है, यानी कि जनपद पंचायत हो गया। उसके बाद जो है जिला पंचायत है। तो ये जो देन है वहाँ बलवंत राय मेहता समिति की है। लेकिन एक और आता है अशोक मेहता की समिति। तो अशोक मेहता की समिति क्या है? इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, उसके बाद जो है जिला पंचायत होना चाहिए। इन्होंने अशोक मेहता ने बीच का जो है कह सकते जैसे कि जनपद पंचायत है या ब्लॉक स्तर पे ना, इनको लागू नहीं किया था। यानी कि इन्होंने 2 स्तरीय बताया है और इन्हों जो है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बताया है और इसे ही लागू किया गया है। 18वां नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही अर्थ नहीं है? तो कौन सा सही अर्थ नहीं है आपको बताना है। जैसे कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों में एक अभिन्न अंग है, ये बात सही है। दूसरा क्या है, 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो यही बात जो है गलत है ना। 15 अगस्त से प्रभावी नहीं हुआ था, 24 अप्रैल से हुआ था। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन है इसकी व्यवस्था ग्राम स्तर पर है, ग्राम पंचायत स्तर पर है, फिर आता है ब्लॉक स्तर पर है, फिर आता है जिला पंचायत स्तर पे। यानी कि तीसरा ए बी नंबर सही रहेगा जो कि त्रिस्तरीय है और ये किसका है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर है। अगला है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचों की स्थापना की सलाह दी थी? मैंने बताया था ना अभी 2 स्तरीय, एक तो क्या है, एक तो ग्राम पंचायत हो गया और उसके ऊपर में क्या है जिला पंचायत है, तो बीच का जो है ब्लॉक स्तर है उसे हटा दिया था। अगला है, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का एक खाली स्थान है। तो पंचायत समिति का एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, पंचायती राज सम्मिलित है तो किसमें सम्मिलित है? पंचायती राज बताना है, जैसे कि संघ सूची में है कि राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है या आवष्टित सूची में है। सही जवाब क्या जाएगा इनका दूसरा नंबर रहेगा, राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ है। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन यह कहलाता है कि ग्राम पंचायत में
एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मैंने बताया था ना, वही बात यहाँ पर भी आ गया। इसका जो आंसर जाएगा 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत एक तिहाई यानी कि कह सकते हो अगर 10 सीट है तो 10 में से 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो देखो, जिला स्तर तो है ही, ग्राम स्तर पर है ही, प्रखंड स्तर या जिसे कहते हैं जनपद स्तर पर है, ये तो है ही, लेकिन तहसील व्यवस्था पर नहीं है, ये अलग है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा डी नंबर, जो कि इसमें शामिल नहीं है। अगला है, पंचायत समिति के सदस्य। तो क्या होते हैं पंचायत समिति के सदस्य? जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे कि आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि अ, अध्यक्ष कहते हैं जिला पंचायत में, है ना? सॉरी, पंचायत स्तर पे जो सदस्य रहते हैं ना, वो सभी क्या करते हैं, जिला पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का मनोनीत करते हैं। मतलब वो सब क्या करते हैं, चयन करते हैं। अगले है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। तो जैसे कि पंचायती राज है, अब इसको पैसा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? उसके पास इतना पैसा तो नहीं कि वो ग्राम पंचायत को संभाल सके या पंचायती राज को संभाल सके। तो इसके लिए जो है सरकार प्रति वर्ष क्या देती है, अनुदान देती है ना, अनुदान देती है। अगला है, ये भी इसी से संबंधित है। क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन से हैं? एक तो मैंने बताया था ना कि राज्य सरकार जो है अनुदान देती है, लेकिन इसके अलावा क्या है, ग्राम पंचायत को अगर कोई आय प्राप्त करना है तो उसका स्रोत क्या है? ये रहते हैं मेला एवं बाजार। जैसे कि मेला है, साल में 1-2 बार मेला होता है, तो उसकी नीलामी करना है, तो उससे पंचायत को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जो बाज़ार है उसको नीलामी कर देना है, अगर तालाब है तो उसको नीलामी करना है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे चीज़ें रहते हैं जिसकी वजह से पंचायत को लाभ होता है, उनका आय का स्रोत बनता है। अगला है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पर स्थापित हुआ? चेन्नई, चेन्नई में स्थापित हुआ पहला नगर निगम। पहले इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। अगला है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो बताया था जो त्रिस्तरीय है वह किसकी अनुशंसा पर है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर यह स्वीकृत की गई है। अब यहाँ पर दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपको बताना है कि पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार होता है उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन यहाँ पर है, पंचायत सचिव करता है, कि ग्राम मुखिया करता है, कि सरपंच करता है, कि पंचायत समिति करता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।